बच्चों बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लॉ का वीडियो अपलोड कर दिया। सेकंड लॉ की बात करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ कहता क्या है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट में एक टर्म की जरूरत होगी, क्या, चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि जब आप स्टेटमेंट लिखते हो तो वहां लिखना पड़ता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वही न्यूटन सेकंड लॉ होता है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना, वो फोर्स का फॉर्मूला देता है बच्चों। और यहां से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और यहां से 1 न्यूटन की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। और एक चीज इससे आपको सीखने को मिलेगी, क्या क्या सीखने को मिलने वाली है, क्योंकि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, इस स्टेटमेंट का मतलब भी समझ में आएगा। और बहुत सारे एग्जांपल्स भी आते हैं जहां पर आपने देखा होगा ग्राउंड में जब प्लेयर क्या करता है, प्लेयर बॉल को कैच कर रहा होता है तो अपने हैंड्स को पीछे ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हाथों में चोट ना लगे, इसके लिए क्या करना है। बस उसी कंसेप्ट को यहां पे डील करना है। जैसे आप छत से कूदते हो, जमीन में कूदोगे तो क्या होगा, चोट लग जाएगी। लेकिन अगर बालों पे कूदोगे, सैंड पे कूदोगे तो क्या होगा, चोट कम लगती है। ठीक है, उसी का लॉजिक यहां पे खोजेंगे। और ये चीज आप जान लीजिए कि बच्चों जो स्पीड है वो मारती नहीं है। जो स्पीड है वो थ्रिल क्रिएट करती है, लेकिन आपको मारती नहीं, मारता तो कोई और है। कौन मारता है, इसका डिस्कशन इसी वीडियो में करेंगे। पहले स्टेटमेंट लिखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। यहां लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड, कौन सा फोर्स होना चाहिए, अप्लाइड अनबैलेंस। कैसा फोर्स, अप्लाइड अनबैलेंस। जो आप फोर्स अप्लाई करोगे वो अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स होगा। यहां पे बैलेंस फोर्स नहीं लगाना है। कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स। अप्लाइड अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स कर दीजिए, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां क्या लिखा जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट का मतलब टाइम है, यहां लिखा जाएगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। आपको ये चीज यहां से लिखनी है, ये लिखिए। या चेंज इन जो मोमेंटम होता है उसको आप ऐसा भी ले सकते हो, चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी, नीचे आएगा टाइम टी। इतना लिख करके यहां से आप छोड़ दीजिए। ये बात आ गई। अब थोड़ा सा फील लीजिए कैसे, क्योंकि मोमेंटम में चेंज होता कैसे बच्चों है। मोमेंटम में चेंज इस तरह से होता है, क्योंकि आपको पता है P = होता है mv। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें मास तो चेंज नहीं होगा, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहने वाला है। आपको मोमेंटम में चेंज लाना है तो कैसे लाना है, तरीके होते हैं 2, लेकिन मैंने बोल दिया कि मास में चेंज नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको वेलोसिटी में चेंज होगा। अगर ये चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करोगे तो मोमेंटम भी डिक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा। होने को तो दोनों में चेंज होने की वजह से होता है, एक में भी चेंज होगा तब भी चेंज आएगा। इस चीज आप एग्री करते हो। अच्छा, अब देखो मैं कैसे बनाने वाला हूं। मेरे पास यहां एक बॉडी है, क्या है, मैं इसका डेरिवेशन लेता हूं। कैसे लेता हूं, देखो इधर लैंग्वेज भी लिखनी है, इधर भी, और यहां भी डेरिवेशन आ जाएगा और यहां से भी आ जाएगा। अब मैं इसके प्रूफ की बात करता हूं कि प्रूफ में कैसे आएगा, क्योंकि यहां से फोर्स का मुझे फॉर्मूला निकालना है कि फोर्स का फॉर्मूला कैसे आने वाला है। तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे तो प्रूफ देखिए क्या होता है। प्रूफ किसका करेंगे, F = ma का करेंगे। तो यहां से F = ma, फोर्स का फॉर्मूला कैसे आता है वो देखना है। तो हमारे पास देखो एक बॉडी है जिसका मैंने बोला कि मास चेंज नहीं हो रहा, ये इनिशियल वेलोसिटी से जा रही, किससे जा रही, इनिशियल वेलोसिटी से जा रही, ठीक है। अच्छा, ये मास नहीं चेंज हुआ, लेकिन इसके पास वेलोसिटी v आई, कैसे, ये तो देखना पड़ेगा। जब तक इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे इसकी वेलोसिटी v थोड़ी चेंज होगी। अगर फोर्स लगाओगे तो एक्सीलरेशन आएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो लैंग्वेज में क्या लिखना होता है, लैंग्वेज में बच्चों ये लिखोगे कि इस पे आप लगाओगे क्या, एक फोर्स लगाओगे। कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स है।
ये अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने, तो क्या हुआ, इस बॉडी को ये वाली जो बॉडी थी वो एक्सलेट हो गई। क्या हो गई, एक्सलेट हो गई। यहां पे बॉडी एक्सलेट हो रही है, बॉडी एक्सलेट हुई, तब उसकी वेलोसिटी u से क्या हो गई, v हो गई। तो यहां लिखना क्या होता है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। क्या लिखूंगा मैं, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, ऑफ कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, मास m मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी। प्रूफ बच्चों इसलिए बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये पूछा जाता है स्कूल लेवल में, कभी भी कोई टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, उसमें पूछा जाएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। बॉडी ऑफ मास m, ये बॉडी का मास है, मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u। when unbalance external force F applied on body get accelerate and velocity become क्या हो जाएगी, velocity become v। तो आपने क्या देखा कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई कब, जब आपने फोर्स लगाया। आप ये देखिए कि फोर्स लगाने से हो क्या रहा है, फोर्स लगाने से आपने इस बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर दिया इस मोमेंटम में। तो आप कह सकते हो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, यहां पर अगर मैं यहां लिखूं इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम आएगा P इनिशियल, वो कितना आएगा, मास इंटू वेलोसिटी आ जाएगा, इस बॉडी का मास इंटू वेलोसिटी। यहां दोनों को देखेंगे तो क्या मिलने वाला है, यहां जो मोमेंटम आएगा इस जगह पे वो आएगा P1 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। यहां जो मोमेंटम आएगा फाइनल आएगा वो कितना आएगा, P2 लिखिए या P फाइनल कर दीजिए या P इनिशियल कर दीजिए, ठीक है। P इनिशियल है और मैं यहां लिख देता हूं P फाइनल। ये P फाइनल कितना आ गया, m इंटू v आ गया। ये फाइनल मोमेंटम है, यहां से फाइनल मोमेंटम है और ये इनिशियल मोमेंटम है। तो फाइनल मोमेंटम ये आ गया आपके पास P इनिशियल, और फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम जो बच्चों मिला वो मिलेगा जाके P फाइनल इज इक्वल टू m इंटू v आ गया। अब आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम बच्चों मिलेगा डेल्टा P इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो डेल्टा P इज इक्वल टू आएगा mv माइनस mu आएगा। तो डेल्टा P इज इक्वल टू मिल जाएगा, m कॉमन रहेगा, v माइनस u आ जाएगा। यहां से आपको मिल गया ये, ठीक है। इसी को आप ये भी ले सकते थे, डेल्टा P इज इक्वल टू m डेल्टा v आ जाएगा। अच्छा, ये मिल गया। अब आप जरा फॉर्मूले में जाइए, फोर्स का जो फॉर्मूला है उस पे जाइए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T कह लीजिए या T कह लीजिए, यहां पे क्या कह लीजिए, डेल्टा P बाई डेल्टा T कहिए या T कह लीजिए, दोनों बातें एक ही है। तो डेल्टा P बाई T आ गया। तो देखो यहां से क्या आएगा, प्रोपोर्शनल, इसको हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। यहां पे मैंने वो K लिख दिया और डेल्टा P लिख दिया, T लिख दिया। अब यहां डेल्टा P की वैल्यू ऊपर से पुट कर दीजिए, F इक्वल टू क्या होगा K, और यहां आएगा कितना m डेल्टा V, और नीचे कितना आएगा डेल्टा T। बच्चों जो ये टर्म होता है ये एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन का होता है। ये मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहां पे जो कांस्टेंट आया उसकी वैल्यू आप 1 ले सकते हो, 1 ले लीजिए तो क्या आएगा, F इक्वल टू ma आ जाता है। तो ये बच्चों यहां से फोर्स का एक फॉर्मूला मिल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस जगह से बिल्कुल ये मत समझना कि आप फोर्स का जो डेफिनेशन है वो ये बता दो। आप ये बिल्कुल नहीं करना कि फोर्स की डेफिनेशन एक नई बना दो अपनी तरफ से कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बुक में ऐसा कहीं मेंशन नहीं होगा जहां पे आपको लिखा हो फोर्स इज इक्वल टू
फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ऐसा नहीं होता है। तो लिखना भी नहीं आप, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां तक बात हो गई, फिर मैं इसके अंदर बात करता हूं कि यहां से अगर मुझे 1 न्यूटन की डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर बात करते हैं 1 न्यूटन की। चलिए हटा दिया जाए, देखो इधर हटाता हूं। 1 न्यूटन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। अगर मैं फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाऊं, देखिए क्या लिखना है आपको, डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन की डेफिनेशन बनानी है तो F इक्वल टू कितना है, ma। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन लाना है। इसका मतलब कि m की वैल्यू 1 हो जाए, a की वैल्यू 1 हो जाए, तभी 1 न्यूटन आएगा। तो यहां लिखा जाएगा इफ m इज इक्वल टू 1 kg एंड a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, तो आप लिख सकते हो इसको, देन F इक्वल टू 1 न्यूटन आ जाएगा। तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन कैसे लिखें, 1 न्यूटन इज दैट, 1 न्यूटन इज दैट क्या, फोर्स। यहां लिखा जाएगा 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, क्या है, दैट फोर्स, एक तरह का फोर्स है, दैट फोर्स विच कैन प्रोड्यूस, क्या करता है, विच कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, क्या करता है, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस पर करेगा, ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। 1 kg ऑब्जेक्ट के मास पर, 1 kg मास के ऑब्जेक्ट पर अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है तो उस पर जो चीज लगी है वो क्या है, 1 न्यूटन फोर्स है। तो इसका मतलब 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स है जो किसी बॉडी के, जो बॉडी का मास 1 kg होगा उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अगर बॉडी का मास 1 kg है और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब बॉडी पे जो लगा हुआ फोर्स है वो क्या है, वो आपको दे रहा है 1 न्यूटन दे रहा है। बच्चों यहां से एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस है, मैं आपके साथ बात भी करना चाहूंगा। देखो क्या होता है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये आपने सुना होगा। स्पीड थ्रिल क्रिएट करती है, क्या वो मार देती है, ऐसा कहना गलत होगा। कैसे गलत होगा, देखो मैं थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो ये कोई ऐसा बंदा है और ये कोई बंदा है, ठीक है, ये बंदा नीचे गिर रहा है, तो क्या गिरने की वजह से मर जाएगा ये, मैंने यहां देखो बनाया, क्या ये जो बंदा है नीचे गिरने की वजह से मर जाएगा, ये ऐसा है, ये नीचे गिर रहा है तो ये इसकी स्पीड नीचे गिरेगा तो इस पर लगेगा तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगेगा। इस पर क्या अप्लाई होता है, इस पर इक्वेशन लगती है v इक्वल टू यू प्लस एटी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, u इक्वल टू जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, फ्रीली गिर रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उस पर क्या आएगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी, लेकिन यहां लगेगा gt। लेकिन क्या होगा, g कांस्टेंट है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो क्या वो रास्ते में निपट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे ये गिरेगा, जमीन पे गिरेगा तो क्या होगा, इसके मोमेंटम में चेंज होगा, क्या होगा, इसके मोमेंटम में चेंज होगा। मतलब आपको बच्चों ये पता है F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T लिखिए या T लिखिए, ऐसा लिखिए। तो देखो इस फॉर्मूले से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है, इस फॉर्मूले से इंफॉर्मेशन मिलती है क्या, अगर मैं यहां पर फोर्स इंटू कर दूं, ये भी देखो F इक्वल टू के एफ टी आएगा, K की वैल्यू 1 होती है तो डेल्टा P इक्वल टू क्या आता है, ये आता है फोर्स इंटू टाइम। और बच्चों ये डेल्टा P है एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, ये इंपल्स है, इंपैक्ट ऑफ फोर्स है। क्या है, इंपल्स ऑफ फोर्स है। आई को क्या बोलते हो, इंपल्स,
क्या बोलते हो आप? इम्पल्स है ये। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स है इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। अगर किसी बॉडी पर एक हैवी फोर्स लग रहा है बहुत कम टाइम के लिए, जैसे आप बॉल को बैट से हिट कर दीजिए, कितना टाइम लगता होगा? 1 मिनट? नहीं भाई, माइक्रो सेकंड लगता है। जैसे ही बॉल आई, बैट ने हिट किया, बहुत कम टाइम लगा, उस टाइम क्या देते हो आप? इंपल्सिव फोर्स देते हो। जब भी कभी हैवी फोर्स किसी दूसरी बॉडी पर सेकंड के लिए लगता है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए लगता है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए लगता है, क्या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लगता है, ऐसा बोल सकते हो। बहुत कम टाइम के लिए हैवी फोर्स लगाओगे तो जो फोर्स और टाइम का मल्टीप्लाई होता है वो देता है इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम होता है। यहां से एक बात क्या निकल के आई जो मैंने यहां लिखी हुई है, देखो जरा। अगर मोमेंटम के चेंज होने में, अगर मोमेंटम के चेंज होने में मोमेंटम जल्दी से चेंज हो गया, देखो मोमेंटम जल्दी से चेंज हुआ, मोमेंटम के चेंज होने में अगर टाइम कम लग रहा है, देखो क्या हुआ, मोमेंटम के चेंज होने में अगर टाइम कम लग रहा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। इसका उल्टा भी कर सकते हो ये चीज, अगर टाइम बढ़ा दो आप तो आपके ऊपर क्या होगा? फोर्स कम लगेगा। जैसे बॉल आ रही हो आपकी तरफ, आप उसको सीधे ऐसे पकड़ लो तो क्या होगा? आपको कैच लेने में बॉल की जो स्पीड थी, वेलोसिटी जो स्पीड थी, उसको चेंज होने में टाइम कम लगेगा तो चोट लग सकती है। तो बॉलर जो प्लेयर्स होते हैं क्या करते हैं, जब कैच करते हैं बॉल को होल्ड करते हैं हाथों से, तो पीछे लेके जाते हैं ताकि मोमेंटम चेंज होने में टाइम लग जाए। और जब मोमेंटम के चेंज होने में टाइम लगता है तो हाथों में फोर्स कम लगता है। देखो ये आप टी बढ़ा रहे हो, जैसे ही आप टी बढ़ा देते हो, डॉट डॉट वाला टी बढ़ा देते हो तो आपके ऊपर फोर्स कम लगता है। लेकिन अगर आप टी क्या कर दो, टी कम कर दो, तुरंत ऐसे ही ले लो तो क्या चोट लग सकती है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि जैसे आप जमीन पर, आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए, वहां से कूद जाइए जमीन पर, तो क्या होगा? आप जंप करेंगे तो जैसे ही जमीन पे टकराएंगे, पैरों से जमीन के टच होने में आपका जो मोमेंटम में चेंज है वो तुरंत हो जाता है। क्या हो जाता है? तुरंत हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। जब टाइम नहीं लगता है, टाइम लैगिंग नहीं होती है, तो आपको चोट ज्यादा लगती है, आपके ऊपर तुरंत फोर्स लगेगा। हो सकता है जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सब एक में मिक्स हो जाए। लेकिन अगर आप सैंड पे वही जंप मार दीजिए, अपने एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, 2 फ्लोर से जंप मारेंगे, अगर सैंड पे गिरते हैं तो सैंड क्या होती है? दबती है। तो मोमेंटम के चेंज होने में टाइम लगता है। जब मोमेंटम के चेंज होने में टाइम लगेगा तो आपके ऊपर भी फोर्स कम लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कभी भी किसी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को स्पीड मारती है, स्पीड नहीं मारती है। मारती कौन है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम में टाइम लगेगा तो आपके ऊपर फोर्स कम लगेगा, चेंज इन मोमेंटम में चेंज इन मोमेंटम में टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। बस ये इंपैक्ट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। तो बच्चों इसको अच्छे से ग्रैब करिए। यहां से मैं बता दे रहा हूं एक बार इंपल्स की और बात। इंपल्स क्या होता है? आई होता है। आई क्या हो? चेंज इन मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम क्या है? फोर्स और टाइम का मल्टीप्लाई है। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड होती है। क्या होती है? न्यूटन सेकंड होती है। जब भी किसी बॉडी पर एक हैवी फोर्स कम टाइम के लिए लगता है तो आप बोलते हो व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। टाइम इज वेरी शॉर्ट। ऐसा भी बोल सकते हो व्हेन अ हैवी फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर अ फ्यू सेकंड, देन प्रोडक्ट ऑफ दैट फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंपल्स। इसको आप लिख लेंगे।